आज का केस है हरियाणा के भिवानी डिस्ट्रिक्ट के लोहारू तहसील के धानी गांव का। तारीख थी 11 अगस्त 2025। मनीषा रोज की तरह घर से निकली किड्स केयर प्ले स्कूल में पढ़ाने के लिए। करीब दोपहर के 2 बजे मनीषा स्कूल से निकलती है और पास के एक नर्सिंग कॉलेज चली जाती है। वहां उसे एडमिशन फॉर्म लेना था। शाम होने लगती है लेकिन मनीषा अभी तक वापस नहीं पहुंची। मनीषा के दादाजी परेशान होने लगे, इसलिए वो बस ड्राइवर से पूछताछ करते हैं। ड्राइवर कहता है, चिंता मत करो, आज वो कॉलेज गई थी, शायद इसी वजह से देर हो गई होगी। कुछ टाइम के लिए दादाजी शांत हो गए, लेकिन वक्त बीतता गया और शाम के 4:30 बजे तक जब मनीषा घर नहीं लौटी तो दादाजी ने उसके पापा संजय सिंह को फोन लगाया और सारी बातें बताई। संजय ने दादाजी से कहा कि मनीषा उन्हें बताकर फॉर्म फिलअप करने गई है। शाम 6 बजे संजय के पास मनीषा का कॉल आता है, लेकिन कुछ सेकंड्स के उस कॉल में मनीषा कुछ नहीं बोलती और कॉल कट जाता है। उसके बाद मनीषा का फोन स्विच ऑफ आने लगता है। संजय घर पर कॉल करता है तो पता चला मनीषा अभी तक घर नहीं लौटी थी। संजय तुरंत लोहारू से बस पकड़कर सिंघनी के आइडियल इंटरनेशनल कॉलेज पहुंचते हैं, जहां से मनीषा नर्सिंग का फॉर्म लेने के लिए गई थी। संजय गार्ड्स और रिसेप्शन पर मनीषा के बारे में पूछते हैं, लेकिन वो साफ मना कर देते हैं कि मनीषा नाम की कोई लड़की वहां नहीं आई। वो उनसे सीसीटीवी फुटेज देखने के लिए कहते हैं, लेकिन कॉलेज स्टाफ बोलते हैं कि बिना पुलिस के वो उन्हें फुटेज नहीं दिखा सकते। इस बीच संजय देखते हैं कि कॉलेज स्टाफ्स और गार्ड्स ने पी रखी है। संजय अपने चाचा के साथ लोहारू पुलिस स्टेशन पहुंचते हैं और पुलिस से रिपोर्ट फाइल करने के लिए कहते हैं, लेकिन वहां पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज करने की बजाय परिवार के साथ बदतमीजी की। पुलिस ने साफ कह दिया, आपकी बेटी जवान है, किसी के साथ भाग गई होगी, अगर वापस आना चाहती है तो रात तक आ जाएगी। 12 अगस्त की सुबह संजय फिर से लोहारू थाने पहुंचते हैं। वो उम्मीद लगाए बैठे थे कि इस बार पुलिस उनकी शिकायत को गंभीरता से लेगी, लेकिन दिन भर बस इधर उधर की बातें होती रहीं। कार्रवाई का नाम तक नहीं लिया गया और आखिरकार शाम के करीब 5:30 बजे एएसआई शकुंतला ने ऑफिशियली एफआईआर दर्ज की। शिकायत दर्ज करने के बाद शकुंतला जी आइडियल कॉलेज पहुंचती हैं ताकि सीसीटीवी फुटेज देख सकें, लेकिन कॉलेज प्रशासन ने फुटेज दिखाने से साफ मना कर दिया। उनका कहना था कि जब तक पुलिस टीम मौजूद न हो वो कुछ भी नहीं दिखा सकते। सोचने वाली बात है कि पुलिस वहां से बिना दबाव बनाए वापस लौट आई। और तो और उन्होंने मनीषा के मोबाइल की आखिरी लोकेशन तक ट्रेस करना जरूरी नहीं समझा। अगले ही दिन 13 अगस्त की सुबह संजय को शकुंतला का कॉल आता है। वो बताती हैं कि कॉलेज से लगभग 1 किलोमीटर दूर नहर के पास एक खेत में एक लड़की की लाश मिली है। शिनाख्त के लिए उन्हें तुरंत वहां बुलाया गया। संजय के लिए यह पल मानो दुनिया का सबसे बड़ा सदमा था। जैसे ही उन्होंने लाश देखी उनका कलेजा फट गया। वो उनकी बेटी मनीषा थी, लेकिन हालत इतनी खौफनाक थी कि पहचानना तक मुश्किल हो रहा था। चेहरा पूरी तरह गल चुका था, मानो उस पर एसिड डाला गया हो। दोनों आंखें गायब थीं, जबड़ा साफ दिखाई दे रहा था। गर्दन लगभग कट चुकी थी और बस थोड़े से हिस्से से शरीर से जुड़ी हुई थी। गांव में खबर आग की तरह फैल गई। हर कोई यही पूछ रहा था, आखिर मनीषा के साथ ऐसा किसने किया? कौन था जिसने इतनी बेरहमी से उसकी जिंदगी खत्म कर दी? लोगों का गुस्सा उबाल पर था। भीड़ तेजी से उस खेत में जमा होने लगी। हालात काबू से बाहर न हो जाएं, इसलिए पुलिस ने तुरंत इलाके को सील कर दिया और बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भिवानी भेज दिया। धरने पर बैठी भीड़ के मुंह से सिर्फ एक ही नारा गूंज रहा था, मनीषा को इंसाफ चाहिए और जब तक कातिलों को सजा नहीं मिलेगी हम चैन से नहीं बैठेंगे। हर किसी को पूरा यकीन था कि मनीषा के साथ रेप हुआ है, फिर उसे टॉर्चर कर बेरहमी से मार डाला गया। लेकिन 14 अगस्त को भिवानी सिविल हॉस्पिटल से आई पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने कहानी की दिशा ही बदल दी। डॉक्टरों ने बताया कि मनीषा की किडनी और आंतों में ऑर्गेनोफॉस्फोरस नामक एक पेस्टिसाइड के अंश मिले हैं, यानी मौत जहर खाने से हुई है, और रेप के एंगल को पूरी तरह खारिज कर दिया गया। डॉक्टरों का कहना था कि न तो बॉडी पर, न ही कपड़ों पर सीमेन का कोई निशान मिला और न ही स्ट्रगल के कोई मार्क्स। इसी आधार पर पुलिस ने नतीजा निकाल दिया कि न तो मनीषा का मर्डर हुआ है और न ही उसके साथ रेप। सोचिए, ऐसी रिपोर्ट आने के बाद परिवार और पूरे राज्य का गुस्सा फटना तो तय था। लोगों का मानना था कि पुलिस शुरू से ही मामले को दबाने में लगी हुई थी। गुस्से की आग फैलती देख सरकार ने कुछ पुलिस वालों को ट्रांसफर कर दिया, कुछ को सस्पेंड किया और हालात बिगड़ने से रोकने के लिए इंटरनेट तक बैन कर दिया। परिवार को शांत करने के लिए 16 अगस्त को दूसरा पोस्टमार्टम रोहतक पीजीआई में कराया गया, लेकिन यहाँ की रिपोर्ट ने तो और भी सवाल खड़े कर दिए। पीजीआई के मेडिकल सुपरिटेंडेंट डॉ. कुंदन मित्तल का कहना था कि गले पर जो कट के निशान मिले हैं वो इरेगुलर हैं और संभव है कि उन्हें किसी जंगली जानवर ने काटा हो। चेहरे की हालत भी एसिड अटैक से नहीं बल्कि जानवरों द्वारा नोचे जाने से हुई है। और फिर वही बात दोहराई गई, सीमेन नहीं मिला तो रेप का मामला नहीं है। ये सुनकर मनीषा के परिवार का गुस्सा और बढ़ गया। उन्होंने साफ कह दिया कि जब तक असली गुनहगार नहीं पकड़ा जाएगा वे अपनी बेटी का अंतिम संस्कार नहीं करेंगे। 18 अगस्त को अचानक पुलिस का नया दावा सामने आया। उनके अनुसार मनीषा का लिखा हुआ एक नोट मिला है। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि बॉडी मिलने के इतने दिन बाद ही ये नोट क्यों मिला? अगर पहले था तो फिर जनता और परिवार से छुपाया क्यों गया? यहीं से शक और गहरा हो गया। लोगों को यकीन होने लगा कि इस पूरे मामले को दबाने की कोशिश की जा रही है। कहीं ना कहीं इस केस का असली गुनहगार कोई ऐसा शख्स है जिसके पास बहुत पैसा और ताकत है और पुलिस उसी को बचाने में लगी हुई है। इंसाफ की मांग को शांत करने के लिए आखिरकार हरियाणा के मुख्यमंत्री ने एक ट्वीट किया। ट्वीट में लिखा था कि इस केस की सीबीआई जांच होगी और एम्स में तीसरा पोस्टमार्टम कराया जाएगा। मनीषा का केस सिर्फ एक क्राइम स्टोरी नहीं है, ये हमारे सिस्टम का आईना है, जहां इंसाफ की मांग करने वालों की आवाज को दबाने के लिए बार बार रिपोर्ट्स बदली जाती हैं। पोस्टमार्टम रिपोर्ट्स में विरोधाभास सामने आते हैं और जांच इतनी ढीली ढाली होती है कि असली गुनहगार तक पहुंचना लगभग नामुमकिन हो जाता है। आज भी सवाल वही है, क्या मनीषा की मौत को एक हादसा बताकर फाइल बंद कर दी जाएगी या फिर कभी सच सामने आएगा? और अगर हम सब मिलकर आवाज उठाते हैं और अवेयरनेस फैलाते हैं तो शायद मनीषा का केस सॉल्व हो पाएगा, वरना ये केस भी बाकी केसेस की तरह फाइल्स में ही बंद रह जाएगा। इसलिए आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि बाकी लोगों में भी अवेयरनेस आए। अगर आपको ये केस इंटरेस्टिंग लगा हो तो वीडियो को जरूर लाइक करें, कमेंट करके बताएं कि आप इस मामले को लेकर क्या सोचते हैं और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। हर नई क्राइम स्टोरी की अपडेट पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।